सच्ची वास्तविकता, चेतना, ईश्वर, विज्ञान और अस्तित्व के अर्थ का एक मॉडल। चेतना और वास्तविकता का रहस्य। क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है, आखिर मैं वास्तव में हूं क्या? क्या मैं बस एक जीव हूं जो अरबों वर्षों के विकास के बाद किसी तरह अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक हो गया, या इसके पीछे कुछ और भी गहरा हो रहा है? अगर चेतना इस ब्रह्मांड से पैदा नहीं हुई, बल्कि ब्रह्मांड का अनुभव चेतना के द्वारा होता हो, तो अगर हम जिस वास्तविकता का अनुभव करते हैं वह पूरी वास्तविकता नहीं, बल्कि उससे बहुत बड़ी वास्तविकता का एक दृष्टिकोण हो, तो अगर मानव मस्तिष्क चेतना को पैदा नहीं करता, बल्कि उसके द्वारा चेतना मानव जीवन का अनुभव करती हो, तो कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक बहुत उन्नत आभासी वास्तविकता का उपकरण पहनता है। उस अनुभव के भीतर की दुनिया उसे बिल्कुल वास्तविक लगती है। भावनाएं, रिश्ते, खुशियां और परेशानियां सब वास्तविक लगते हैं, लेकिन उस उपकरण के भीतर दिखाई देने वाली दुनिया वह व्यक्ति खुद नहीं है। वह व्यक्ति वह है जो उस दुनिया का अनुभव कर रहा है। अब इस विचार को थोड़ा और आगे ले जाइए। अगर हमारा पूरा मानव जीवन ही किसी तरह का अनुभव हो, तो अगर चेतना इस वास्तविकता में प्रवेश करे, मानव मस्तिष्क से गहराई से जुड़ जाए और फिर ब्रह्मांड को एक बिल्कुल अलग और अनोखे दृष्टिकोण से अनुभव करे, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वह कोई सिद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। यह भौतिक विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान, दर्शन या धर्मशास्त्र को बदलने की कोशिश भी नहीं है। यह कुछ वास्तविक रहस्यों को समझने की कोशिश है। आखिर व्यक्तिगत अनुभव मौजूद ही क्यों है? गणित की कोई संरचना वास्तविकता से इतनी सटीक तरह से मेल क्यों खाती है? ब्रह्मांड में ऐसे जीव क्यों हैं जो ये सवाल पूछ सकते हैं कि वे अस्तित्व में क्यों हैं? प्रेम, जुड़ाव, त्याग, क्षमा और किसी की कमी महसूस करना सिर्फ जैविक क्रियाओं से कहीं अधिक क्यों लगता है? चेतना वास्तविकता का अनुभव पहले व्यक्ति के रूप में क्यों करती है? यह एक प्रस्तावित मॉडल है, एक ऐसा ढांचा जो मानवता के कुछ सबसे गहरे सवालों को एक साथ जोड़कर देखने की कोशिश करता है। एक ऐसा मॉडल जो चेतना, वास्तविकता और अस्तित्व के उद्देश्य को समझने का एक अर्थपूर्ण तरीका देता है। समय के साथ मैंने इन सवालों को कई अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा है। भौतिक विज्ञान और अंतरिक्ष समय, सापेक्षता और संपूर्ण समय की धारणा, अव्यवस्था और समय की दिशा, मस्तिष्क विज्ञान और मानव मस्तिष्क, चेतना का संबंध, चेतना की दार्शनिक समस्या, आत्मा की धार्मिक व्याख्याएं और वे अनुभव जो मानव होने को परिभाषित करते हैं। प्रेम, चाह, कृतज्ञता, जुड़ाव, आशा और किसी बड़ी चीज का हिस्सा होने का एहसास। एक बात धीरे धीरे साफ होती गई। इन सवालों का अध्ययन आमतौर पर अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। भौतिक विज्ञान वास्तविकता की संरचना को समझता है, मस्तिष्क विज्ञान मस्तिष्क को समझता है, दर्शन चेतना को समझता है, धर्मशास्त्र अर्थ को समझने की कोशिश करता है। लेकिन शायद ये पूरी तरह अलग अलग सवाल नहीं हैं। शायद ये एक ही रहस्य को अलग अलग दिशाओं से देखने के तरीके हैं। मैं जिस मॉडल तक पहुंचा हूं वह यह है, वास्तविकता अनुभव का क्षेत्र है, चेतना अनुभव करने वाली है, भौतिक ब्रह्मांड ढांचा देता है, मस्तिष्क उस अनुभव का माध्यम देता है। हर अलग चेतना उस ढांचे के भीतर एक अनोखी यात्रा का अनुभव करती है, और इन सभी अलग अलग अनुभवों के पीछे एक बड़ी चेतना हो सकती है जिससे सभी व्यक्तिगत अनुभव निकलते हैं। ये मॉडल कुछ सबसे गहरे सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है। चेतना अस्तित्व में क्यों है? हम वास्तविकता का अनुभव पहले व्यक्ति के रूप में क्यों करते हैं? समय बहता हुआ क्यों दिखाई देता है? हम प्रेम और जुड़ाव का अनुभव क्यों करते हैं? आखिर कुछ भी अस्तित्व में क्यों है? और अलग अलग सभ्यताओं और हजारों वर्षों से मानवता किसी बड़ी चीज की खोज क्यों करती रही है? इस वीडियो में मैं इस मॉडल को एक एक कदम करके आपके सामने रखूंगा। हम शुरुआत करेंगे आधुनिक भौतिक विज्ञान जो हमें वास्तविकता और समय के बारे में बताता है, उससे। फिर हम चेतना के रहस्य की ओर बढ़ेंगे और अनुभव के विचार को समझने की कोशिश करेंगे, और अंत में इन विचारों को उन गहरे मानवीय सवालों से जोड़ेंगे जिन पर दर्शन और धर्म सदियों से विचार करते आए हैं।
ये दावा नहीं है कि सारे रहस्य सुलझ गए हैं। ये एक ढांचा है, अस्तित्व को देखने का एक तरीका, एक ऐसा तरीका जो विज्ञान, दर्शन, आध्यात्मिकता और मानव अनुभव को एक साथ जोड़ता है। ये वह सबसे सुसंगत तस्वीर है जिसे मैं अब तक बना पाया हूं, और अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इस यात्रा को मेरे साथ समझने की कोशिश करें। अध्याय 4 महान रहस्य। मानव इतिहास में एक सवाल हमेशा बना रहा है, वास्तविकता का असली स्वरूप क्या है? हर सभ्यता, हर दर्शन, हर धर्म और हर वैज्ञानिक खोज ने एक असाधारण तथ्य को समझने की कोशिश की है, हम अस्तित्व में हैं। विज्ञान ने हमें ब्रह्मांड के बारे में अविश्वसनीय बातें बताई हैं। तारे कैसे बनते हैं, परमाणुओं की सूक्ष्म दुनिया कैसी है, जीवन कैसे विकसित होता है और प्रकृति को चलाने वाले गणितीय नियम क्या हैं। लेकिन इस सारे ज्ञान के नीचे 4 बड़े रहस्य अब भी मौजूद हैं। पहला रहस्य समय क्या है? समय शायद हमारे जीवन का सबसे जाना पहचाना अनुभव है। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और पल बीतते जाते हैं। अतीत हमें पीछे लगता है और भविष्य हमारे आगे। हम समय को लगातार बहती हुई चीज के रूप में अनुभव करते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान ने समय की इस समझ को चुनौती दी है। आइंस्टीन की सापेक्षता ने दिखाया कि समय कोई स्थिर और सबके लिए एक जैसा नहीं है। पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही घड़ी नहीं चलती। गति और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार समय अलग अलग गति से बीत सकता है। इससे एक और गहरा सवाल पैदा होता है, क्या समय का बहना वास्तव में ब्रह्मांड की कोई विशेषता है, या समय का बहना उस तरीके से पैदा होता है जिस तरह चेतन जीव वास्तविकता का अनुभव करते हैं? संपूर्ण ब्रह्मांड की धारणा ये कहती है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही पूरी अंतरिक्ष समय संरचना का हिस्सा हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम समय को एक पल से दूसरे पल की ओर बहता हुआ क्यों अनुभव करते हैं? हम अतीत को याद कर सकते हैं, लेकिन भविष्य को क्यों नहीं? दूसरा रहस्य चेतना क्या है? मानव मस्तिष्क अब तक ज्ञात सबसे जटिल संरचनाओं में से एक है। विज्ञान ने पता लगाया है कि तंत्रिका कोशिकाएं आपस में कैसे संपर्क करती हैं, मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से कैसे जुड़े होते हैं, और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचने पर व्यक्तित्व और अनुभव कैसे बदल सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मस्तिष्क का चेतन अनुभव से गहरा संबंध है, लेकिन एक बहुत गहरा सवाल अब भी बना हुआ है, मस्तिष्क में होने वाली भौतिक गतिविधि भीतर का अनुभव क्यों पैदा करती है? सूर्योदय या सूर्यास्त को देखना सिर्फ जानकारी को समझना क्यों नहीं है? संगीत केवल आवाजें पैदा करने के बजाय सुंदर क्यों लगता है? दर्द केवल संकेतों को बताने के बजाय हमें बुरा क्यों महसूस होता है? कंप्यूटर जानकारी पर काम कर सकता है, लेकिन इंसान को देखने, सुनने, महसूस करने और अस्तित्व में होने का अनुभव क्यों होता है? यही चेतना की कठिन समस्या है, भीतर से होने वाले अनुभव का रहस्य। तीसरा रहस्य, हम अस्तित्व में क्यों हैं? अगर हम यह समझ भी लें कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, तब भी एक सवाल बचता है, आखिर ये अस्तित्व में है ही क्यों? कुछ भी न होने के बजाय कुछ है ही क्यों? ब्रह्मांड कुछ निश्चित गणितीय नियमों और निश्चित गुणों के अनुसार चलता है, लेकिन ये नियम ऐसे ही क्यों हैं? यही ब्रह्मांड क्यों है? विज्ञान बताता है कि चीजें कैसे होती हैं, लेकिन यह सवाल कि आखिर कुछ है ही क्यों हमें दर्शन की ओर गहराई में ले जाता है। चौथा रहस्य, क्या भौतिक वास्तविकता से परे भी कुछ है? हजारों वर्षों से इंसान यह पूछता आया है कि क्या वास्तविकता केवल वही है जिसे हम भौतिक रूप से देख सकते हैं? कई धार्मिक परंपराएं भौतिक संसार से परे एक दूसरी वास्तविकता की बात करती हैं, सृष्टिकर्ता, आत्मा या एक उच्च चेतना की। दर्शन ने भी ऐसे ही सवाल पूछे हैं, क्या चेतना वास्तविकता की मूल चीज है? क्या भौतिक ब्रह्मांड किसी और गहरी चीज से निकलता है? आधुनिक भौतिक विज्ञान ने दिखाया है कि वास्तविकता हमारी रोजमर्रा की समझ से कहीं अधिक अजीब है। अंतरिक्ष और समय भी शायद उतने मूलभूत नहीं हैं जितने दिखाई देते हैं। हमारी रोजमर्रा की समझ शायद किसी बहुत गहरी संरचना की सिर्फ एक परत है। इन सभी रहस्यों को जोड़ने वाला सवाल, ये चारों रहस्य अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन शायद इनके बीच कोई संबंध है। शायद सबसे गहरा सवाल ये नहीं है ब्रह्मांड कैसे काम करता है,
बल्कि ये है, आखिर ब्रह्मांड का अनुभव होता ही क्यों है? ऐसी कोई चीज क्यों है जो देख सकती है, महसूस कर सकती है, प्रेम कर सकती है और ये सवाल पूछ सकती है? आगे के अध्याय एक ऐसे संभावित ढांचे की खोज करेंगे जो भौतिक विज्ञान, चेतना, दर्शन और धर्म के विचारों को जोड़ने की कोशिश करता है। ये विज्ञान को बदलने या धर्म को नकारने की कोशिश नहीं है, बल्कि सवाल यह है, क्या ये अलग अलग दृष्टिकोण एक ही गहरी वास्तविकता के अलग अलग पहलुओं को समझा रहे हो सकते हैं? अध्याय 2 भौतिक विज्ञान हमें पहले से क्या बताता है? किसी दार्शनिक मॉडल को सामने रखने से पहले हमें समझना होगा कि आधुनिक भौतिक विज्ञान हमें वास्तविकता के स्वरूप के बारे में क्या बता चुका है। भौतिक विज्ञान की शुरुआत विश्वास से नहीं होती, वह माप, गणित और प्रयोग से शुरू होता है। और पिछले 100 वर्षों में भौतिक विज्ञान ने एक असाधारण बात दिखाई है, वास्तविकता हमारी रोजमर्रा की समझ से कहीं अधिक अजीब है। सापेक्षता, एक समान समय का अंत। मानव इतिहास के अधिकांश समय में समय बहुत सरल दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया के लिए एक ही समय और एक ही घड़ी चलती है। फिर आइंस्टीन ने दिखाया कि समय कोई स्थिर चीज नहीं है। अलग अलग गति से चलने वाले दो लोग अलग अलग मात्रा में समय का अनुभव कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है। अंतरिक्ष और समय अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे मिलकर अंतरिक्ष समय की एक संरचना बनाते हैं। इससे एक दार्शनिक सवाल पैदा हुआ, अगर अंतरिक्ष एक पूरी संरचना के रूप में मौजूद हो सकता है, तो क्या समय भी एक पूरी संरचना के रूप में मौजूद हो सकता है? संपूर्ण समय की धारणा एक अलग नजरिया। इस धारणा के अनुसार अतीत, वर्तमान और भविष्य एक पूरी 4 आयामी संरचना का हिस्सा हो सकते हैं। हर घटना का अंतरिक्ष समय में अपना एक स्थान होता है। इसे समझने का एक आसान तरीका एक पूरी किताब की कल्पना करना है। किताब के सभी अध्याय पहले से मौजूद हैं, लेकिन पाठक कहानी को एक एक पन्ना पढ़कर अनुभव करता है। तो सवाल उठता है, क्या समय का ये आगे बढ़ना वास्तविकता की अपनी विशेषता है, या ये चेतना के वास्तविकता को अनुभव करने का तरीका है? अव्यवस्था समय की एक दिशा क्यों है? अगर संपूर्ण समय की संरचना में सभी क्षण मौजूद हैं, तो हम समय को केवल एक ही दिशा में क्यों अनुभव करते हैं? हम अतीत को याद क्यों कर सकते हैं, लेकिन भविष्य को नहीं? इसका संबंध अव्यवस्था से है, किसी व्यवस्था में बिखराव की मात्रा से। ब्रह्मांड में अव्यवस्था के बढ़ने के साथ एक दिशा जुड़ी हुई दिखाई देती है। इसी से हमें समय की दिशा का एहसास होता है। बहुत छोटे स्तर पर भौतिक विज्ञान के नियम अक्सर दोनों दिशाओं में घटनाओं की अनुमति देते हैं, लेकिन हमारी रोजमर्रा की दुनिया में समय की एक स्पष्ट दिशा दिखाई देती है। चीजें पुरानी होती हैं, टूटती हैं और यादें बनती हैं। समय बहता हुआ क्यों लगता है? अगर संपूर्ण समय की धारणा सही है और सभी क्षण एक साथ मौजूद हैं, तो हमें वर्तमान बहता हुआ क्यों महसूस होता है? एक संभावित उत्तर चेतना से जुड़ा है। मानव मस्तिष्क जानकारी को क्रम से समझता है। याददाश्त पिछले अनुभवों को जोड़ती है, लेकिन भविष्य की कोई याद हमारे पास नहीं होती। इसलिए समय के बहने का एहसास मस्तिष्क के जानकारी समझने के तरीके से पैदा हो सकता है, बिल्कुल उस पाठक की तरह जो पूरी किताब को एक एक पन्ना पढ़कर अनुभव करता है। भौतिक विज्ञान संपूर्ण समय की धारणा को सिद्ध नहीं करता, लेकिन सापेक्षता ने हमें एक महत्वपूर्ण बात दिखाई है। समय शायद वास्तविकता की संरचना से हमारी सामान्य समझ से कहीं अधिक गहराई से जुड़ा है। और अगर समय वैसा मूलभूत नहीं है जैसा हम उसे अनुभव करते हैं, तो एक और सवाल सामने आता है, आखिर इस वास्तविकता का अनुभव करने वाला कौन है? अध्याय 3 सबसे कठिन सवाल, मस्तिष्क, चेतना और अनुभव। भौतिक विज्ञान ने हमें ऐसा ब्रह्मांड दिखाया जिसमें समय हमारी समझ जितना सरल नहीं हो सकता, लेकिन अब हम इससे भी गहरे रहस्य तक पहुंचते हैं। ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं और ग्रह हो सकते हैं, लेकिन कहीं इसी ब्रह्मांड में एक ऐसा जीव भी पैदा हुआ जो केवल अस्तित्व में नहीं है, बल्कि अस्तित्व का अनुभव करता है। मस्तिष्क जैविक आधार। मानव मस्तिष्क एक बेहद जटिल जैविक व्यवस्था है। इसमें अरबों तंत्रिका कोशिकाएं हैं,
जो विशाल जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़ी हैं। मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों का संबंध देखने, सुनने, याददाश्त, भावनाओं और निर्णय लेने से है। मस्तिष्क में बदलाव चेतन अनुभव को बहुत बदल सकता है। मस्तिष्क की चोट व्यक्तित्व को बदल सकती है। बेहोशी की दवा कुछ समय के लिए जागरूकता को खत्म कर सकती है। नींद भी चेतना की अवस्था को बदल देती है। मस्तिष्क और चेतना के बीच गहरा संबंध है, लेकिन इससे एक और गहरा सवाल पैदा होता है। मस्तिष्क के भीतर हो रही हर चीज को अगर हम पूरी तरह समझ भी लें, तो क्या हम चेतना को पूरी तरह समझ जाएंगे? शायद हाँ, लेकिन एक और संभावना भी है। हम मस्तिष्क के भीतर होने वाली हर प्रक्रिया को जान लें, फिर भी यह सवाल बच सकता है, यह सब भीतर से महसूस क्यों होता है? जानकारी पर काम करना और अनुभव करना अलग बातें हैं। एक कैमरा रोशनी को पहचान सकता है और तस्वीर सुरक्षित रख सकता है, लेकिन क्या कैमरा देखने का अनुभव करता है? एक यंत्र आवाज पकड़ सकता है, लेकिन क्या वह संगीत का अनुभव करता है? इंसान केवल जानकारी पर काम नहीं करता, वह अनुभव करता है। सूर्यास्त आश्चर्य पैदा करता है, संगीत भावनाएं पैदा करता है, कोई याद खुशी या किसी की कमी का एहसास ला सकती है। ऐसा लगता है कि चेतन प्राणी होने का एक खास भीतर का अनुभव होता है। इसी को चेतना का कठिन सवाल कहा जाता है, व्यक्तिगत अनुभव का रहस्य। दार्शनिक डेविड चाल्मर्स ने इसे चेतना की कठिन समस्या कहा। सवाल ये नहीं है कि मस्तिष्क जानकारी पर कैसे काम करता है। विज्ञान इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। सवाल यह है, जानकारी पर काम करने से भीतर का अनुभव पैदा ही क्यों होता है? तंत्रिका कोशिकाओं की विद्युत गतिविधि नीले रंग को देखने का एहसास क्यों पैदा करती है, या प्रेम महसूस होने का अनुभव क्यों पैदा करती है? वास्तविकता के भीतर मौजूद अनुभव करने वाला भौतिक विज्ञान कणों और क्षेत्रों का वर्णन करता है। जीव विज्ञान जीवित प्राणियों का वर्णन करता है। मस्तिष्क विज्ञान मस्तिष्क की गतिविधियों का वर्णन करता है, लेकिन अनुभव करने वाला कहाँ आता है? चेतना वास्तविकता में एक दृष्टिकोण जोड़ती है। पहले व्यक्ति का अनुभव, ब्रह्मांड मौजूद है और ब्रह्मांड का अनुभव हो रहा है। इन दोनों बातों में अंतर है। चेतना के अलग अलग विचार। एक विचार यह है कि चेतना पूरी तरह मस्तिष्क की जटिलता से पैदा होती है। जब मस्तिष्क एक खास स्तर की जटिलता तक पहुंचता है, तो चेतना एक गुण के रूप में पैदा होती है। दूसरा विचार यह है कि चेतना शायद वास्तविकता की मूल विशेषताओं में से एक है। किसी व्यक्ति के होने का अनुभव। शायद सबसे रहस्यमय बात यह नहीं है कि हम जागरूक हैं, बल्कि यह है कि हम एक खास दृष्टिकोण से जागरूक हैं। आप दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, अपनी यादों, भावनाओं और विचारों के साथ। आपके अपने रिश्ते, आपकी आशाएं और आपके डर हैं। दो लोग एक ही घटना को देख सकते हैं, लेकिन दोनों के भीतर का अनुभव बिल्कुल अलग हो सकता है। आगे ले जाने वाला सवाल, अगर चेतना किसी खास दृष्टिकोण से वास्तविकता का अनुभव है, तो उस दृष्टिकोण को तय कौन करता है? क्या चेतना केवल मस्तिष्क की उपज है, या मस्तिष्क वह माध्यम है जिसके द्वारा चेतना वास्तविकता का अनुभव करती है? अध्याय 13, एक दार्शनिक प्रस्ताव। अब तक हमने मानव ज्ञान के स्थापित क्षेत्रों को देखा है। सापेक्षता, संपूर्ण समय की धारणा, अव्यवस्था, मस्तिष्क विज्ञान और चेतना का रहस्य। अब मैं कुछ अलग प्रस्तुत कर रहा हूं, एक दार्शनिक प्रस्ताव। यह वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है और न ही भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन या धर्म को बदलने की कोशिश है। यह इन अलग अलग दृष्टिकोणों को एक ही ढांचे में लाने की कोशिश है। सवाल यह है, क्या समय, चेतना, भौतिक वास्तविकता और अर्थ एक ही गहरी संरचना के अलग अलग पहलू हो सकते हैं? इस मॉडल की सीमा। हर मॉडल को यह तय करना पड़ता है कि वह क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। यह मॉडल चेतना, नैतिकता, दुख, उद्देश्य, न्याय और अस्तित्व से जुड़े कुछ बड़े दार्शनिक सवालों को समझाने की कोशिश करता है। यह हर संभव सवाल का जवाब देने का दावा नहीं करता। कुछ सवाल खुले रहते हैं क्योंकि उनका इस पूरे ढांचे की संगति पर कोई असर नहीं पड़ता। शुरुआत कहां से होती है? किसी चीज को जानना और उसका अनुभव करना अलग बातें हैं।
कोई व्यक्ति मिठास के बारे में हर वैज्ञानिक जानकारी पढ़ सकता है। वह चीनी की रासायनिक बनावट समझ सकता है और यह भी जान सकता है कि स्वाद की कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। लेकिन मिठास को जानने और मिठास का अनुभव करने में फिर भी अंतर रहेगा। यही बात प्रेम पर भी लागू होती है। ज्ञान किसी चीज का वर्णन करता है, अनुभव उसे हमारे लिए वास्तविक बना देता है। एक अलग सवाल। अधिकतर चर्चाएं ये पूछती हैं, मस्तिष्क चेतना कैसे पैदा करता है? लेकिन शायद एक दूसरा सवाल भी पूछा जा सकता है। अगर चेतना केवल ब्रह्मांड के भीतर पैदा होने वाली चीज नहीं, बल्कि वह माध्यम हो जिसके द्वारा ब्रह्मांड का अनुभव होता है, तो इससे मस्तिष्क की भूमिका नकारा नहीं जाती। मस्तिष्क एक खास तरह के चेतन अनुभव को संभव बनाता है, लेकिन शायद मस्तिष्क वह माध्यम है जिसके द्वारा चेतना वास्तविकता के एक खास हिस्से का अनुभव करती है। बड़ी चेतना का प्रस्ताव। शायद सभी व्यक्तिगत चेतनाएं एक ही बड़ी चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। समुद्र की कल्पना कीजिए, पानी का एक विशाल शरीर, उसमें से अनगिनत लहरें उठती हैं। हर लहर अलग दिखाई देती है, उसका अपना आकार और अपनी गति होती है, लेकिन हर लहर फिर भी समुद्र से जुड़ी रहती है। इसी तरह व्यक्तिगत चेतनाएं एक बड़ी चेतना की लहरों जैसी हो सकती हैं। हर चेतना एक अलग दृष्टिकोण का अनुभव करती है, लेकिन एक ही गहरे स्रोत से जुड़ी रहती है। मानव मस्तिष्क की भूमिका। मस्तिष्क वह व्यवस्था है जो चेतना को एक खास तरह की वास्तविकता का अनुभव करने देती है। ये आभासी वास्तविकता के उपकरण जैसा है। वह उस दुनिया को पैदा नहीं करता जिसका अनुभव किया जा रहा है, लेकिन उसके बिना उस खास दुनिया का उस खास तरीके से अनुभव नहीं किया जा सकता। मस्तिष्क वह माध्यम है जो चेतना को एक खास व्यक्ति बनने का अनुभव देता है, एक खास पहचान, एक जीवन और एक यात्रा के साथ। संपूर्ण समय एक पूरा दृश्य। अगर वास्तविकता एक पूरी संरचना है जिसमें सभी घटनाएं मौजूद हैं, तो शायद चेतना वास्तविकता को हर पल पैदा नहीं कर रही। वह ऐसी वास्तविकता का अनुभव कर रही है जो पहले से मौजूद है, जैसे पूरी कहानी पहले से लिखी हो, लेकिन पाठक उसे एक एक पन्ना पढ़कर अनुभव करे। व्यक्तिगत अनुभव का उद्देश्य। बड़ी चेतना अलग अलग दृष्टिकोणों से वास्तविकता का अनुभव क्यों करेगी? क्योंकि किसी चीज को जानना और उसका अनुभव करना एक जैसा नहीं है। कोई व्यक्ति संगीत के बारे में हर तथ्य जान सकता है, लेकिन एक सुंदर धुन को सुनना फिर भी अलग अनुभव है। शायद अस्तित्व की समृद्धि असंख्य दृष्टिकोणों से वास्तविकता का अनुभव करने में है। यह मॉडल अंतिम निष्कर्ष नहीं है। यह प्रस्ताव अस्तित्व के रहस्य सुलझा लेने का दावा नहीं करता। इसका उद्देश्य एक ऐसा ढांचा बनाना है जिसमें मानव समझ के अलग अलग क्षेत्र आपस में बात कर सकें। भौतिक विज्ञान संरचना को समझे, जीव विज्ञान जीवन को, मस्तिष्क विज्ञान मस्तिष्क को, दर्शन अर्थ को, और धर्म उस दिव्य वास्तविकता को समझने की कोशिश करे। शायद ये सभी एक ही रहस्य की ओर देखने वाली अलग अलग खिड़कियां हैं। अध्याय 5 महान पुस्तकालय, चेतन अनुभव की कहानी। एक ऐसे पुस्तकालय की कल्पना कीजिए जिसमें किताबें नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व की पूरी कहानी रखी हो। अरबों घटनाएं, हर इंसान का जीवन, हर मुलाकात, हर रिश्ता, हर खुशी, हर संघर्ष, हर शुरुआत और हर अंत। हर कहानी इस विशाल पुस्तकालय में एक पूरी संरचना के रूप में पहले से मौजूद हो। जॉन की कहानी। इस पुस्तकालय में एक व्यक्ति की कहानी है जिसे हम जॉन कहेंगे। उसकी कहानी अध्याय 4 में शुरू होती है। वह जन्म लेता है, बड़ा होता है, सीखता है और बचपन का अनुभव करता है। वह दोस्त बनाता है, प्रेम करता है और रिश्ते बनाता है। वह कठिनाइयों का सामना करता है और यादें बनाता है। उसकी कहानी अध्याय 2 तक चलती है, जहां उसकी यात्रा समाप्त होती है। पुस्तकालय की दृष्टि से जॉन की पूरी कहानी मौजूद है। उसकी शुरुआत और उसका अंत दोनों पूरी कहानी का हिस्सा हैं। लेकिन जॉन एक समय में एक ही अध्याय अनुभव करता है। एक समय में एक पल और एक समय में एक याद। जैक का आगमन। एक और व्यक्ति, जैक, अध्याय 25 में कहानी में आता है। जैक जॉन का बेटा है। अध्याय 7 से 2 तक दोनों की कहानियां
एक दूसरे से जुड़ती हैं। जॉन पिता होने का अनुभव करता है और जैक पिता होने का अनुभव करता है। वे खुशी और कठिनाई के पल साझा करते हैं। दोनों एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन पुस्तकालय की दृष्टि से दोनों की कहानियां पहले से मौजूद हैं। उनकी मुलाकात, उनका रिश्ता और उनका अलग होना सब पूरी कहानी का हिस्सा हैं। चेतना की भूमिका। अगर बड़ी चेतना इस पुस्तकालय का अनुभव करना चाहती है तो वह हर कहानी को केवल जानकर ऐसा नहीं करती। वह हर कहानी का अनुभव उसके भीतर से करती है। कोई व्यक्ति पहाड़ की ऊंचाई और उसके बारे में सारी जानकारी पढ़ सकता है, लेकिन उस पहाड़ पर खड़े होकर हवा महसूस करना और आसपास का दृश्य देखना अलग बात है। शायद बड़ी चेतना भी व्यक्तिगत दृष्टिकोणों में प्रवेश करके वास्तविकता का अनुभव करती है। लहर का समुद्र में लौटना। समुद्र से एक लहर उठती है। वह अलग दिखाई देती है, उसका अपना आकार और दिशा होती है, लेकिन जब वह किनारे तक पहुंचती है तो फिर समुद्र में मिल जाती है। वह कभी सच में समुद्र से अलग नहीं थी, वह कुछ समय के लिए उसका एक रूप थी। इसी तरह व्यक्तिगत चेतनाएं बड़ी चेतना से उठी हुई लहरों जैसी हो सकती हैं। हर चेतना अपना अलग रूप और अपनी अलग यात्रा अनुभव करती है, फिर वह वापस उसी बड़े अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। पूरी तरह डूबा हुआ अनुभव। चेतना का मानव जीवन में प्रवेश करना आभासी वास्तविकता का उपकरण पहनने जैसा है, लेकिन केवल दूर से देखने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह उसमें डूब जाने के लिए। चेतना केवल देखती नहीं है, वह उस मानव अनुभव में पूरी तरह डूब जाती है। विचार, भावनाएं, यादें, रिश्ते, खुशियां और परेशानियां सब उसमें शामिल हो जाते हैं। बड़ी चेतना की याद क्यों नहीं रहती? पूरी तरह डूब जाने के लिए दृष्टिकोण का अलग होना जरूरी है। अगर आप फिल्म देखते हुए हर समय याद रखें कि आप पर्दे के सामने बैठे हैं, तो भावनात्मक अनुभव कम हो जाता है। जॉन होने का अनुभव करने के लिए चेतना को वास्तविकता का अनुभव जॉन की तरह करना होगा। बाहर से देखने वाले या बड़ी चेतना के रूप में नहीं, बल्कि एक अलग व्यक्ति के रूप में। एक दूसरे से मिलती हुई लहरें। हजारों लहरें किनारे की ओर आती हैं। कुछ पहले पहुंचती हैं, कुछ बाद में। कुछ एक दूसरे पर चढ़ती हैं, कुछ थोड़ी देर साथ चलती हैं, कुछ अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। हर लहर समुद्र में लौटने से पहले दूसरी लहरों से प्रभावित होती है। इसी तरह लाखों चेतनाएं भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करती हैं। कुछ जीवन दशकों तक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कुछ केवल कुछ पलों के लिए। कुछ माता पिता बनते हैं, कुछ बच्चे, कुछ दोस्त, और कुछ ऐसे अजनबी होते हैं जो थोड़े समय के लिए एक दूसरे का जीवन बदल देते हैं। हर रिश्ता अनुभवों के बीच एक मिलन बन जाता है। वापसी। आखिर हर व्यक्तिगत यात्रा एक दिन समाप्त होती है। मानव शरीर अपनी भूमिका पूरी करता है, कहानी का अध्याय समाप्त होता है और चेतना बड़ी चेतना में वापस लौट जाती है, बिल्कुल उस लहर की तरह जो समुद्र में वापस मिल जाती है। वहां केवल जानकारी नहीं लौटती, बल्कि जिया हुआ अनुभव लौटता है। खुशी, प्रेम, कठिनाइयां, रिश्ते, सीख और किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में जीने का दृष्टिकोण। अध्याय 6। अनुभव क्यों है? जानना और जीना एक जैसा नहीं है। अगर महान चेतना के पास पहले से ही सारा ज्ञान है तो वह किसी चीज का अनुभव क्यों करे? अगर सब कुछ पहले से ज्ञात है तो अनिश्चितता, खुशी, दुख, प्रेम और खोने की दुनिया में जाना क्यों? शायद इसका उत्तर एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर में छिपा है। किसी चीज को जानना और उसका अनुभव करना एक जैसा नहीं है। ज्ञान अनुभव नहीं है। कोई व्यक्ति आग के बारे में सब कुछ पढ़ सकता है, उसकी रासायनिक प्रक्रिया, तापमान और अणुओं की प्रतिक्रिया, लेकिन ठंडी शाम में गर्म आग के पास बैठना उस जानकारी से अलग अनुभव है। ज्ञान वास्तविकता का वर्णन करता है, अनुभव हमें वास्तविकता को जीने देता है। चीनी की मिठास। जिस व्यक्ति ने कभी चीनी नहीं चखी, वह उसकी रासायनिक बनावट को पढ़ सकता है। वह ये भी समझ सकता है कि स्वाद महसूस करने वाली कोशिकाएं किस तरह प्रतिक्रिया करती हैं। फिर भी कुछ चीज बाकी रह जाती है। मिठास का वास्तविक अनुभव कितना भी समझाया जाए, वह स्वयं अनुभव की पूरी जगह नहीं ले सकता। शायद वास्तविकता केवल समझने की चीज नहीं है, बल्कि अनुभव करने की भी चीज है। महान यात्रा।
कल्पना कीजिए कि आप कोई बहुत पुरानी कहानी पढ़ रहे हैं। आपको पूरी यात्रा, सभी पात्र और अंत पहले से पता है। फिर कोई महान फिल्मकार उस कहानी पर फिल्म बनाता है। संगीत, अभिनय, दृश्य और भावनाएं कहानी को जीवंत कर देते हैं। कहानी पहले से ज्ञात थी, लेकिन अनुभव के माध्यम से वह कुछ और बन जाती है। शायद ब्रह्मांड भी कुछ इसी तरह काम करता है। महान चेतना वास्तविकता का अनुभव इसलिए नहीं करती कि उसे जानकारी की कमी है, बल्कि इसलिए कि जानकारी और अनुभव एक ही चीज नहीं है। झील के किनारे वायलिन। एक व्यक्ति शांतिपूर्वक झील के किनारे बैठा है। उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर उसे पानी के उस पार से वायलिन की एक धुन सुनाई देती है। वह संगीत एक नई अनुभूति पैदा करता है, एक भावना, एक भाव और एक गहरी सराहना। उस व्यक्ति को वायलिन की आवश्यकता नहीं थी। उसका अस्तित्व पहले से ही पूरा था, लेकिन उस अनुभव ने उस पल को और समृद्ध कर दिया। शायद अस्तित्व इसलिए नहीं है कि उसकी आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि उसे अनुभव करना मूल्यवान है। आंखों पर पट्टी। एक बच्चे की मां उससे कहती है कि दुनिया सुंदर है। बच्चा शब्दों को समझता है, लेकिन शब्दों को समझना और उस सुंदरता को स्वयं देखना अलग बातें हैं। अगर बच्चा कुछ समय के लिए आंखों पर पट्टी बांध ले, तो वह ऐसी चीज को समझ सकता है जिसे पहले पूरी तरह नहीं समझ सकता था। जानकारी के माध्यम से नहीं, बल्कि अनुभव के माध्यम से। शायद चेतना अलग अलग दृष्टिकोणों से, अलग अलग तरीकों से वास्तविकता को देखकर सीखती है। व्यक्तिगत जीवन क्यों महत्वपूर्ण है? प्रेम को जानना एक बात है, प्रेम किए जाने का अनुभव करना दूसरी बात है। साहस को समझना एक बात है, डर का सामना करके भी सही काम करना दूसरी बात है। शायद व्यक्तिगत जीवन चेतना को ऐसी चीज देते हैं जो केवल ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकती, एक दृष्टिकोण। प्रेम का रहस्य। मानव अनुभवों में प्रेम शायद सबसे असाधारण है। कोई व्यक्ति प्रेम की जीव विज्ञान को समझ सकता है, हार्मोन, लगाव और विकास से जुड़ी मनोविज्ञान, लेकिन इनमें से कोई भी उस अनुभव को पूरी तरह नहीं समझाता जिसमें हम किसी को याद करते हैं या किसी को बहुत अपना मानते हैं। किसी के महत्व को महसूस करना, उसकी खुशी चाहना और उसकी मौजूदगी को मूल्यवान समझना, ये केवल शरीर की प्रक्रियाओं से अधिक गहरा अनुभव प्रतीत होता है। प्रेम अलग अलग दृष्टिकोणों के बीच संबंध बनाता है, ऐसा कुछ जिसे दोनों चेतनाएं अकेले अनुभव नहीं कर सकती। महान चेतना और अनुभव। इस मॉडल में महान चेतना वास्तविकता का अनुभव ज्ञान की कमी के कारण नहीं करती। वह इसलिए करती है क्योंकि केवल ज्ञान अधूरा है। हर तथ्य जानना और उसे जीना अलग है। कोई व्यक्ति संगीत के बारे में हर तथ्य जान सकता है, लेकिन धुन को सुनना अलग अनुभव है। शायद चेतना का उद्देश्य ज्ञान को अनुभव में बदलना है। इससे एक और गहरी संभावना सामने आती है। शायद अस्तित्व कोई ऐसी पाठशाला नहीं है जहां महान चेतना तथ्य सीखती है, बल्कि यह किसी महान कलाकृति की तरह है। चित्र इसलिए नहीं बनाया जाता कि चित्रकार रंगों के बारे में कुछ नहीं जानता। गीत इसलिए नहीं बनाया जाता कि संगीतकार ध्वनि को नहीं समझता। कला इसलिए होती है क्योंकि रचना और अनुभव अपने आप में मूल्यवान हैं। अब हम एक मूल प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगर महान चेतना पूर्ण, सर्वज्ञ और अपने आप में पूरी है, तो अनेक धार्मिक परंपराएं ये क्यों कहती हैं कि मनुष्य उसे पहचाने, उसकी ओर मुड़े, उससे प्रार्थना करे और केवल उसी की उपासना करे? पहचान का महत्व क्यों होगा? यहां दिया गया उत्तर ये नहीं है कि महान चेतना को किसी की प्रशंसा या स्वीकृति की आवश्यकता है। पूर्ण चेतना को अपने स्वरूप को जानने के लिए किसी और की पहचान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पहचान एक संबंध बनाती है। महान चेतना अपने बारे में सब कुछ पहले से जानती है, लेकिन उसकी अलग अलग अभिव्यक्तियां जब स्वतंत्र रूप से उसे पहचानती हैं, उसकी ओर मुड़ती हैं और अपने स्रोत के साथ स्वयं को जोड़ती हैं, तो अनुभव का एक नया आयाम बनता है। ज्ञान और अनुभव एक समान नहीं है। जब व्यक्तिगत चेतना किसी मानव जीवन में प्रवेश करती है, तो वह एक सीमित दृष्टिकोण में पूरी तरह डूब जाती है। वह स्वयं को एक व्यक्ति के रूप में अनुभव करती है, जिसे शरीर, वातावरण, स्मृतियां और परिस्थितियां आकार देती हैं। यह आवश्यक सीमा वास्तविक अनुभव और वास्तविक चुनाव की संभावना देती है।
लेकिन इससे यह संभावना भी पैदा होती है कि वह महान चेतना से अपने गहरे संबंध को भूल जाए। यही पहचान और स्मरण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे व्यक्तिगत चेतना और उसके स्रोत के बीच एक पुल का काम करते हैं। प्रार्थना, उपासना और स्मरण का उद्देश्य केवल महान चेतना की महानता को स्वीकार करना नहीं है, वे व्यक्तिगत चेतना को उसके गहरे स्वरूप से जुड़े रहने में भी सहायता करते हैं। पहचान से विनम्रता, कृतज्ञता और किसी बड़ी शक्ति पर अपनी निर्भरता का बोध बढ़ता है और दूसरी चेतनाओं के प्रति करुणा पैदा होती है। ये व्यक्ति को इस भ्रम में पूरी तरह डूबने से रोकता है कि वही हर चीज का अंतिम स्रोत है। लेकिन नैतिक चुनाव को अर्थपूर्ण बनाए रखने के लिए महान चेतना पूरी निश्चितता नहीं देती। अगर व्यक्तिगत चेतना अपने मूल को पूरी तरह याद रखती और वास्तविकता के बारे में सब कुछ जानती, तो अनुभव का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता। संघर्ष, अनिश्चितता और भीतर चलने वाला नैतिक संवाद बहुत कम हो जाता। इसलिए महान चेतना स्वतंत्रता को हटाए बिना मार्गदर्शन देती है। वह देती है अंतरात्मा, नैतिक समझ, संदेश और आध्यात्मिक शिक्षाएं। सत्य और अच्छाई की याद दिलाने वाले संकेत भी देती है, लेकिन वह इतनी अस्पष्टता छोड़ती है कि स्वीकार करना या अस्वीकार करना वास्तविक चुनाव बना रहे। इसलिए ईश्वरीय मार्गदर्शन का उद्देश्य आज्ञा पालन के लिए मजबूर करना नहीं है। उद्देश्य है चेतना को सही दिशा में बढ़ने में सहायता देना, जबकि चुनाव की स्वतंत्रता बनी रहे। महान चेतना चेतना को अज्ञान में अकेला नहीं छोड़ती, लेकिन उसे इतनी निश्चितता से भी नहीं भर देती कि चुनाव समाप्त हो जाए। वह रास्ता खोजने के लिए पर्याप्त प्रकाश देती है, लेकिन यात्रा को अर्थपूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता भी छोड़ती है। महान चेतना मनुष्य को इतना मार्गदर्शन देती है कि सही नैतिक दिशा चुनना संभव हो, लेकिन इतनी निश्चितता नहीं देती कि नैतिक चुनाव अपने आप होने लगे। उद्देश्य केवल सही व्यवहार करवाना नहीं है, बल्कि चेतना को सत्य, अच्छाई और अपने स्रोत के साथ संबंध विकसित करने देना है। इसलिए महान चेतना की पहचान केवल उपासना का कार्य नहीं है, ये याद करने, स्वयं को सही दिशा में रखने और उस स्रोत की ओर लौटने की प्रक्रिया है जिससे चेतना निकली। अध्याय 7, प्रेम क्यों? संबंध का अनुभव। अगर चेतना वास्तविकता का अनुभव करती है, तो सबसे गहरे अनुभव कौन से हैं? शायद सबसे समृद्ध अनुभव वे हैं जो संबंधों से जुड़े होते हैं, और संबंधों के केंद्र में एक ऐसी चीज है जिसे हर संस्कृति ने किसी न किसी रूप में महत्व दिया है, प्रेम। प्रेम अलग क्यों है? सुंदरता, सफलता, खोज, आनंद और ज्ञान, ये सभी शक्तिशाली अनुभव हैं, लेकिन प्रेम की एक अलग विशेषता है। इसमें किसी दूसरे दृष्टिकोण और दूसरी चेतना का होना शामिल है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो उसकी खुशी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, उसका दुख हमें प्रभावित करता है और उसकी मौजूदगी हमारे अनुभव को समृद्ध करती है। मैं और दूसरे के बीच की सीमा कुछ नरम हो जाती है। प्रेम केवल एक चेतना के भीतर का अनुभव नहीं है, ये चेतनाओं के बीच पैदा होने वाला अनुभव है, महत्वपूर्ण होने का अनुभव। कल्पना कीजिए कि आपने कोई महत्वपूर्ण काम पूरा किया, आपको अच्छा लगता है। अब कल्पना कीजिए कि कोई प्रिय व्यक्ति आपसे कहता है, मुझे तुम पर गर्व है। आपकी उपलब्धि बदली नहीं है, लेकिन उसका अनुभव बदल गया है, क्योंकि किसी दूसरी चेतना ने आपको पहचाना है। शायद मनुष्य की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक केवल अस्तित्व में रहना नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होना, मूल्यवान समझा जाना, जाना जाना और प्रिय होना है। बिना आवश्यकता वाला प्रेम। अगर महान चेतना पूर्ण है, तो क्या उसे किसी चीज की आवश्यकता है? आवश्यकता का अर्थ है कि कुछ कमी है। पूर्ण चेतना को पूर्ण होने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन किसी चीज का अनुभव करना और उसकी आवश्यकता होना अलग बातें हैं। झील के किनारे बैठा व्यक्ति शायद किसी चीज को नहीं चाहता, लेकिन सुंदर वायलिन की धुन उसके अनुभव में कुछ जोड़ देती है। इसलिए नहीं कि उसका अस्तित्व अधूरा था, बल्कि इसलिए कि सुंदरता अनुभव को समृद्ध करती है। बलिदान प्रेम की गहराई। प्रेम की सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्तियों में से एक है अपने से अधिक किसी और चीज को महत्व देना।
माता पिता का बच्चे के लिए अपनी सुविधा छोड़ना, कठिनाई के बावजूद किसी की सहायता करना, जब स्वार्थ आसान हो तब भी दयालुता को चुनना, बलिदान दिखाता है कि चेतना केवल अपने अस्तित्व की रक्षा तक सीमित नहीं है, वह किसी दूसरे दृष्टिकोण को भी अपने जैसा मूल्यवान मान सकती है। क्षमा अलगाव से मुक्ति। क्षमा जो हुआ उसे मिटाती नहीं और दुख को झुठलाती भी नहीं, लेकिन वह फिर से जुड़ने की संभावना पैदा करती है। वह कहती है, तुम्हारी एक गलती ही तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। क्षमा दूसरे व्यक्ति को उसके एक काम से आगे जाकर देखने की क्षमता है। विरह दूरी की सुंदरता। प्रेम विरह पैदा करता है, किसी को याद करने का भाव और फिर मिलने की इच्छा। विरह दुख जैसा लग सकता है, लेकिन यह एक सुंदर बात बताता है। कोई संबंध इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि उसकी अनुपस्थिति भी एक अनुभव बन जाए। कृतज्ञता, मिले हुए उपहार को पहचानना। कृतज्ञता यह पहचानना है कि हमारे बाहर भी कुछ मूल्यवान मौजूद है। सुबह का सुंदर सूर्योदय, किसी प्रिय व्यक्ति की मौजूदगी या किसी की छोटी सी दयालुता। कृतज्ञता साधारण पलों को अर्थपूर्ण बना देती है। वह सवाल बदल देती है, मेरे पास क्या है, से मैं कितना भाग्यशाली हूं कि ये अनुभव कर रहा हूं। आशा संभावना का अनुभव। आशा इसलिए होती है क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से भविष्य अज्ञात है। मनुष्य इसलिए आशा करता है क्योंकि संभावनाएं मौजूद हैं और कुछ अच्छा अभी भी हो सकता है। अगर पूरी वास्तविकता पहले से मौजूद हो तब भी भीतर से अनिश्चितता अर्थपूर्ण हो सकती है। मानव दृष्टिकोण से संभावनाएं वास्तविक लगती हैं और चुनाव अर्थपूर्ण महसूस होते हैं। धार्मिक विचार। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में ईश्वर को दया, करुणा, प्रेम, उदारता, क्षमा और निकटता के रूप में समझाया गया है। परंपराएं इन बातों को अलग अलग तरह से समझती हैं, लेकिन शायद एक समान बात दिखाई देती है। मनुष्य बार बार प्रेम और संबंध को सबसे ऊंचे अनुभवों में रखता है। महान चेतना और प्रेम। इस विचार के अनुसार महान चेतना व्यक्तिगत अनुभव ज्ञान की कमी के कारण नहीं बनाती, बल्कि इसलिए कि जिया हुआ अनुभव वह चीज देता है जो केवल ज्ञान नहीं दे सकता। और शायद सभी अनुभवों में सबसे गहरे अनुभव संबंध से जुड़े हैं। प्रेम करना, प्रेम पाना, क्षमा करना, क्षमा पाना, त्याग करना, कृतज्ञ होना और आशा रखना। ये वे तरीके हैं जिनसे चेतना दूसरी चेतना के माध्यम से स्वयं को सबसे गहराई से अनुभव कर सकती है। अध्याय 8। शैतान, प्रलोभन और भीतर चलने वाला नैतिक संवाद। लगभग हर बड़ी धार्मिक परंपरा उन शक्तियों की बात करती है जो मनुष्य को करुणा, सत्य, न्याय और प्रेम से दूर खींचती हैं। इस्लाम में शैतान की बात आती है जो मनुष्य के दिल में बुरे विचार डालता है। ईसाई धर्म में प्रलोभन की बात होती है। हिंदू परंपराओं में अविद्या, आसक्ति, इच्छा और अहंकार को ऐसी शक्तियों के रूप में देखा जाता है जो हमारे गहरे स्वरूप को ठग देती हैं। यह पूछने के बजाय कि शैतान को अनिवार्य रूप से एक स्वतंत्र अलौकिक प्राणी मानना चाहिए या नहीं, ये मॉडल एक अलग सवाल पूछता है। चेतना के जिए हुए अनुभव में शैतान की धारणा किस भूमिका को निभाती है? शैतान प्रलोभन का अनुभव। इस ढांचे में शैतान को नैतिक प्रलोभन के उस अनुभव के रूप में समझा जा सकता है जो मानव जीवन में डूबी व्यक्तिगत चेतना पर असर डालता है। जब व्यक्तिगत चेतना जैक के साथ जुड़ जाती है तो वह जैक के मन को आकार देने वाली हर चीज में भी डूब जाती है। जैक का मस्तिष्क उसके आनुवंशिक गुणों, परवरिश, डर, इच्छाओं और गुस्से से बना है। उसकी असुरक्षाएं, वातावरण, संस्कृति, रिश्ते और आसपास की अनगिनत चीजें भी उसे प्रभावित करती हैं। ये प्रभाव लगातार विचार, इच्छाएं और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं। कुछ हमें करुणा की ओर ले जाते हैं, कुछ स्वार्थ की ओर, कुछ क्षमा की ओर बुलाते हैं, कुछ बदला लेने की इच्छा पैदा करते हैं, कुछ विनम्रता की ओर ले जाते हैं, कुछ घमंड की ओर। इस मॉडल में ये सभी प्रभाव मिलकर उस चीज का रूप लेते हैं जिसे धार्मिक भाषा में अक्सर शैतान की फुसफुसाहट कहा गया है। ये फुसफुसाहट जरूरी नहीं कि बाहर से आने वाली आवाज हो। ये सीमित मानव स्थिति का वह लगातार खिंचाव है जो हमें महान चेतना के गहरे नैतिक स्वभाव से दूर ले जाता है। यह समझ इस्लाम की एक मुख्य बात को भी बनाए रखती है। शैतान केवल फुसफुसाता है, मजबूर नहीं करता।
मनुष्य फिर भी चुनाव करता है। चेतना उस चुनाव का अनुभव करती है। संघर्ष वास्तविक रहता है, प्रकाशना क्यों होती है? अगर चेतना ऐसे संसार में डूबी है जहां अनेक प्रभाव उसे स्वार्थ की ओर खींचते हैं, तो न्यायपूर्ण व्यवस्था में उसे अच्छाई की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए। इस मॉडल में यही प्रकाशना का काम है। पूरे इतिहास में महान चेतना पैगंबरों, संदेशवाहकों, ज्ञानी शिक्षकों और आदर्श मनुष्यों के माध्यम से याद दिलाती रही है। ये संदेश मनुष्य को बार बार करुणा, न्याय, दया, क्षमा, विनम्रता और प्रेम की ओर बुलाते हैं। इस प्रकार हर युग में व्यक्तिगत चेतना दो विपरीत प्रभावों का सामना करती है। एक उसे स्वार्थ और नैतिक भटकाव की ओर खींचता है, दूसरा उसके गहरे नैतिक स्वभाव की याद दिलाता है। इससे जीवन की यात्रा न्यायपूर्ण रहती है और नैतिक जिम्मेदारी का महत्व भी बना रहता है। असल परीक्षा, अगर पूरी वास्तविकता पहले से मौजूद है तो जैक का पूरा जीवन भी पहले से मौजूद है। उसके सभी चुनाव भी उस पूरी कहानी का हिस्सा हैं। इसलिए इस जीवन में डूबने का उद्देश्य यह पता लगाना नहीं है कि जैक क्या करेगा। उद्देश्य है उन चुनावों के होते समय जैक होना कैसा महसूस होता है, इसका अनुभव करना। असल परीक्षा चेतना के भीतर होती है। जब जैक जीवन की परिस्थितियों का सामना करता है तो व्यक्तिगत चेतना उनके आसपास चलने वाले भीतर के संवाद को अनुभव करती है। क्या वह चुपचाप क्रूरता को सही ठहराती है या करुणा महसूस करती है? क्या वह बदले से खुश होती है या क्षमा की इच्छा करती है? क्या वह घमंडी बनती है या विनम्रता विकसित करती है? चेतना का परिष्कार इसी भीतर के नैतिक संसार में होता है। पश्चाताप। इसलिए पश्चाताप केवल अपनी गलती मान लेना नहीं है। ये वह क्षण है जब चेतना महान चेतना के नैतिक स्वभाव की ओर फिर से मुड़ने लगती है। कोई व्यक्ति शुरुआत में अपने काम को सही ठहरा सकता है, लेकिन बाद में अनुभव, विचार और दुख के माध्यम से वही चेतना सच में समझ सकती है कि वह काम गलत था। सही ठहराने से पछतावे की ओर, स्वार्थ से करुणा की ओर जाना, यही चेतना के परिष्कार का हिस्सा है। इसलिए पश्चाताप केवल क्षमा मांगना नहीं है, ये चेतना को महान चेतना की नैतिक दिशा के साथ लगातार अधिक जुड़ने देना है। शैतान और बड़ी यात्रा। इस मॉडल में शैतान यात्रा का अंतिम उद्देश्य नहीं है। शैतान उन प्रभावों का प्रतीक है जो सीमित मानव जीवन के दौरान चेतना को लगातार चुनौती देते हैं। अगर प्रलोभन न हो तो वास्तविक नैतिक संघर्ष भी नहीं होगा। अगर नैतिक संघर्ष न हो तो वास्तविक परिष्कार भी नहीं होगा, और अगर परिष्कार न हो तो सही दिशा के साथ वास्तविक जुड़ाव भी नहीं हो सकता। शैतान की फुसफुसाहट और प्रकाशना का मार्गदर्शन मिलकर ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जिनमें चेतना अस्तित्व के सबसे गहरे अनुभवों में से एक को जीती है, अपने उच्चतर स्वभाव की ओर नैतिक यात्रा में स्वतंत्र रूप से भाग लेना। अध्याय 9। धर्मशास्त्र बार बार समान बातों पर क्यों लौटता है? इस यात्रा में हमने उन सवालों को देखा जिन पर मनुष्य हजारों वर्षों से सोचता आया है। वास्तविकता क्या है? चेतना क्या है? हम अस्तित्व में क्यों हैं? हम प्रेम, दुख, आशा और संबंध का अनुभव क्यों करते हैं? विज्ञान निरीक्षण और माप के माध्यम से इन सवालों को देखता है। दर्शन, तर्क और विचार के माध्यम से। धर्मशास्त्र ईश्वर, आत्मा, सृष्टि और उद्देश्य के माध्यम से। अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों में धार्मिक परंपराओं की शिक्षाएं और भाषाएं अलग हैं, लेकिन इन भिन्नताओं के नीचे कुछ बातें बार बार दिखाई देती हैं। मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध, प्रेम और करुणा का महत्व, भौतिक संसार से परे अस्तित्व, जीवन का कोई अर्थ होना, चेतना का केवल एक जीवन तक सीमित न होना, और स्मरण, कृतज्ञता तथा भक्ति का महत्व। एक बड़ी वास्तविकता का विचार। कई परंपराएं इस विचार से शुरू होती हैं कि भौतिक वास्तविकता पूरी कहानी नहीं है। दिखाई देने वाला ब्रह्मांड किसी बड़ी वास्तविकता के भीतर हो सकता है। इसे ईश्वर, दिव्य सत्ता, अंतिम वास्तविकता या अस्तित्व के स्रोत के रूप में समझा गया है। यही सवाल दर्शन में भी आता है, क्या चेतना मूलभूत है? क्या ब्रह्मांड किसी और गहरी वास्तविकता से उत्पन्न होता है? आत्मा और व्यक्तिगत अनुभव।
कई परंपराएं कहती हैं कि मनुष्य के भीतर भौतिक शरीर से परे कुछ है, आत्मा, प्राण या भीतर का सुख। इस मॉडल में इसे इस तरह समझा जा सकता है, शायद चेतना केवल मस्तिष्क द्वारा पैदा नहीं होती, बल्कि मस्तिष्क वह साधन है जिसके माध्यम से चेतना एक विशेष मानव जीवन का अनुभव करती है। याद रखने का सवाल, अगर चेतना का कोई गहरा मूल है तो मनुष्य उसे याद क्यों नहीं रखता? कई परंपराएं संसारों के बीच एक पर्दे या मनुष्य की स्थिति के हिस्से के रूप में भूलने की बात करती हैं। इस मॉडल में पूरी तरह डूबने के लिए पूरी पहचान आवश्यक है, यानी मानव जीवन को बाहर से देखने वाले व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि उसी मनुष्य के रूप में अनुभव करना। ईश्वर और निकटता, कई परंपराओं में यह विचार मिलता है कि ईश्वर दूर नहीं बल्कि निकट है। यह प्रार्थना, स्मरण, ध्यान, भक्ति, करुणा और जागरूकता के माध्यम से व्यक्त होता है। यह संबंध केवल विचार का नहीं बल्कि अनुभव और संबंध का भी है। उपासना और प्रेम, कई परंपराएं उपासना पर इतना जोर क्यों देती हैं? सामान्य उत्तर यह हो सकता है कि सृष्टिकर्ता होने के कारण ईश्वर उपासना के योग्य है, लेकिन यह मॉडल एक और संभावना देखता है। शायद भक्ति चेतना के सबसे गहरे संबंधों में से एक है। प्रेम, कृतज्ञता, विश्वास, संबंध और समर्पण। अलग रास्ते, समान सवाल। मनुष्य ने अनेक धार्मिक परंपराएं बनाई हैं जिनकी व्याख्याएं, विधियां और समझ अलग हैं, लेकिन उनकी समानताओं को देखना भी महत्वपूर्ण है। अलग अलग संस्कृतियों में मनुष्य बार बार उत्पत्ति, मृत्यु के बाद के जीवन, प्रेम, दुख और किसी बड़ी सत्ता से संबंध के सवाल पूछता है। शायद ये सवाल इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि चेतना स्वाभाविक रूप से अपने अस्तित्व को समझना चाहती है। एक संभावित व्याख्या, इस मॉडल में भौतिक ब्रह्मांड अनुभव का क्षेत्र है, मस्तिष्क साधन है, व्यक्तिगत चेतनाएं एक बड़ी चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, और धार्मिक परंपराएं व्यक्तिगत चेतना और उस बड़ी वास्तविकता के संबंध को समझने के मानव प्रयास हैं जिससे वह निकली है। अध्याय 10, अस्तित्व की बनावट। इस मॉडल की नींव, यह मॉडल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान, दर्शन और धर्मशास्त्र को एक ही ढांचे में लाता है। यह कोई सिद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं बल्कि एक सुसंगत दार्शनिक व्यवस्था है। पहला, वास्तविकता एक पूरी संरचना के रूप में मौजूद है। पूरे ब्रह्मांड को एक ऐसी विशाल पुस्तकालय की तरह सोचिए जिसमें कहानी के हर हिस्से मौजूद हैं। हर घटना का अपना स्थान है, हर पात्र की अपनी यात्रा है। समय के भीतर आगे बढ़ने का हमारा अनुभव उस पुस्तकालय को एक एक पन्ना पढ़ने जैसा है। दूसरा, चेतना अनुभव करने वाली है। चेतना केवल थोड़े समय के लिए चलने वाली भौतिक प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं है, वह वास्तविकता का अनुभव करने वाली है। मस्तिष्क आवश्यक है, वह जैविक संरचना देता है जिसके माध्यम से मानव अनुभव होता है, लेकिन वह एक माध्यम की तरह काम करता है जो चेतना और भौतिक वास्तविकता को जोड़ता है। तीसरा, व्यक्तिगत चेतना एक दृष्टिकोण है। व्यक्तिगत चेतनाएं एक बड़ी चेतना के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण हैं। वे समुद्र से उठती लहरों की तरह हैं। हर लहर की अपनी गति और यात्रा है, लेकिन हर लहर समुद्र से जुड़ी रहती है। व्यक्तिगत चेतना वास्तविकता को अनगिनत दृष्टिकोणों से अनुभव करने देती है। चौथा, मानव जीवन एक पूरी तरह डूबा हुआ अनुभव है। एक चेतना किसी विशेष मानव जीवन में प्रवेश करती है, एक विशेष मस्तिष्क से जुड़ती है और उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से वास्तविकता का अनुभव करती है। वह दूर से देखने वाली नहीं होती, वह खुशी, दुख, प्रेम, सफलता और असफलता को जीती है। वह संबंध, बिछड़ना, आशा और विरह भी अनुभव करती है। पांचवां, हमें इस जीवन से परे की बातें याद क्यों नहीं रहती? याद रहना अनुभव के उद्देश्य में बाधा डाल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप कोई बहुत भावनात्मक फिल्म देख रहे हैं, लेकिन आपको हर पल याद है कि आप सिनेमाघर में बैठे हैं। उसका भावनात्मक असर बदल जाएगा, पूरी तरह डूबने का अनुभव खत्म हो जाएगा। मानव जीवन भीतर से अनुभव करने के लिए बना है। छठा, अनुभव का उद्देश्य। ज्ञान और अनुभव अलग हैं। प्रेम क्या है, ये जानना और प्रेम करना अलग बातें हैं। अनुभव का उद्देश्य केवल जानकारी पाना नहीं,
बल्कि गहराई, दृष्टिकोण, समृद्धि और अर्थ पाना है। 7वां, प्रेम केंद्र में क्यों आता है। प्रेम चेतना के लिए उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक बन जाता है। इसलिए नहीं कि महान चेतना में कोई कमी है, बल्कि इसलिए कि संबंध अपने आप में गहरा अनुभव है। प्रेम करना, प्रेम पाना, त्याग करना, क्षमा करना, परवाह करना और कृतज्ञ होना, ये वे तरीके हैं जिनसे चेतना दूसरे दृष्टिकोण के माध्यम से स्वयं को अनुभव करती है। 8वां, महान चेतना का मूल। चेतना अस्तित्व की एक मूलभूत विशेषता के रूप में उभरी। जिस तरह भौतिक वास्तविकता की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं, उसी तरह चेतना का भी कोई मूल हो सकता है। व्यक्तिगत अनुभवों से पहले चेतना थी, ऐसी चेतना जो केवल ज्ञान नहीं, अनुभव चाहती थी। 9वां, ब्रह्मांड अनुभव का क्षेत्र है। ब्रह्मांड वह वातावरण है जिसके माध्यम से चेतना वास्तविकता का अनुभव करती है। पूरी संरचना वास्तविकता को आधार देती है। भौतिक नियम स्थिरता देते हैं, जीव विज्ञान माध्यम देता है, व्यक्तिगत चेतना दृष्टिकोण देती है और अनुभव अर्थ देता है। अध्याय ज्ञान होने का अर्थ, अस्तित्व को देखने का एक नया दृष्टिकोण। शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है ब्रह्मांड किस चीज से बना है, बल्कि यह है इसका हिस्सा होने का अर्थ क्या है। अपने आप को देखने का एक अलग तरीका। हम अपने जीवन का अधिकांश समय अपने आप को अलग अलग व्यक्ति के रूप में अनुभव करते हैं। एक नाम, शरीर, इतिहास, व्यक्तित्व और यादों वाले व्यक्ति के रूप में। मानव दृष्टिकोण से यह पूरी तरह वास्तविक है। हमारी खुशी, संघर्ष, रिश्ते और चुनाव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शायद इसे देखने का एक और तरीका भी है। हम केवल ब्रह्मांड का अनुभव करने वाले अलग अलग जीव नहीं हैं, बल्कि किसी बड़ी चीज की अभिव्यक्तियां भी हैं, समुद्र से उठती हुई लहरों की तरह। हर जीवन का मूल्य। अगर ये मॉडल सही है तो हर व्यक्तिगत अनुभव का अपना मूल्य है। किसी जीवन का महत्वपूर्ण होने के लिए प्रसिद्ध होना जरूरी नहीं है। दयालुता से भरा शांत जीवन, बच्चे की देखभाल करता माता पिता, किसी मित्र का सहायता के लिए आगे आना, या तब भी करुणा दिखाना जब कोई देख नहीं रहा हो। ये पल छोटे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अनुभव के दृष्टिकोण से इनका गहरा अर्थ हो सकता है। रिश्तों का अर्थ। हर व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं, उसी बड़ी वास्तविकता के भीतर एक अलग दृष्टिकोण है। माता पिता, बच्चा, मित्र, अजनबी, कोई जिसे हम प्रेम करते हैं या जिसे समझना कठिन है। हर रिश्ता चेतना को एक दूसरे दृष्टिकोण से मिलने का अवसर देता है। दुख का अर्थ। मनुष्य के दुख को पूरी तरह समझाने वाला कोई आसान उत्तर नहीं हो सकता। दर्द, खोना और अन्याय वास्तविक हैं, लेकिन इस मॉडल में कठिन अनुभव हमारे भीतर गहराई पैदा कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने किसी को खोया है, वह करुणा को अलग तरह से समझ सकता है। जिसने कठिनाई झेली है, वह दयालुता को अलग तरह से समझ सकता है, और जिसने अंधेरा देखा है, वह रोशनी को अलग तरह से महसूस कर सकता है। मनुष्य होने का उपहार। अगर चेतना कुछ समय के लिए मानव जीवन के माध्यम से वास्तविकता का अनुभव करती है, तो मनुष्य होना कोई कमी नहीं है। यह एक अनोखा दृष्टिकोण है। गर्मी महसूस करना, संगीत सुनना, हंसना, किसी को याद करना, क्षमा करना, प्रेम करना और आशा रखना, ये केवल शरीर की घटनाएं नहीं हैं, ये अनुभव हैं, और शायद अनुभव स्वयं अस्तित्व का सबसे गहरा हिस्सा है। इस जीवन के बाद क्या? मानव इतिहास में सबसे लगातार पूछे जाने वाले सवालों में से एक है, ये जीवन समाप्त होने के बाद क्या होता है? अलग अलग परंपराओं ने अलग उत्तर दिए हैं। पुनर्जन्म, स्वर्ग, ऊंची अवस्था या ईश्वर से मिलन। अलग संस्कृतियों में ये वर्णन अलग हैं, लेकिन उनमें एक समान बात है, यह विचार कि चेतना भौतिक शरीर से आगे भी जारी रहती है। इस दार्शनिक मॉडल में उस निरंतरता का एक विशेष अर्थ निकलता है। अगर व्यक्तिगत चेतना समुद्र में लौटती हुई एक लहर की तरह है, तो उसके बाद केवल किसी निराकार शून्य में मिल जाना ही नहीं, बल्कि अस्तित्व की एक अलग अवस्था में प्रवेश भी हो सकता है। समृद्ध अनुभव का पुरस्कार। संभव है कि चेतना की सबसे गहरी भूख केवल आराम, सुरक्षा या सुख की न हो,
बल्कि समृद्ध अनुभव की हो। चेतना महसूस करना, सीखना, जुड़ना, बनाना और सराहना चाहती है। वह गहराई चाहती है, वह अर्थ चाहती है, वह अलग अलग दृष्टिकोण चाहती है। अगर यह सच है तो मानव जीवन जी चुकी चेतना के लिए इससे बेहतर पुरस्कार क्या होगा कि उसे भौतिक अस्तित्व की सीमाओं के बिना और अनुभवों को समृद्ध करने का अवसर मिले। कुछ धार्मिक परंपराएं इसे स्वर्ग या जन्नत कहती हैं। इसे अक्सर शांति, सुंदरता और पूर्णता की जगह के रूप में बताया जाता है। लेकिन इस मॉडल में जन्नत को केवल ऐसी जगह नहीं माना जाता जहां हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। इसे असीम संभावनाओं वाली वास्तविकता के रूप में समझा जा सकता है। ऐसी जगह जहां चेतना किसी एक पात्र की सीमाओं में बांधी नहीं रहती। एक विशेष शरीर, व्यक्तित्व, कमजोरियां, आदतें या जीवन की परिस्थितियां उसे सीमित नहीं करती। सीमाओं से मुक्ति। मानव जीवन में चेतना एक विशेष दृष्टि से वास्तविकता का अनुभव करती है। एक विशेष शरीर, एक विशेष व्यक्तित्व, एक विशेष इतिहास। ये सीमाएं कोई गलती नहीं है। यही मानव अनुभव को गहरा और केंद्रित बनाती हैं। यही संघर्ष, विकास और पूरी कहानी को जन्म देती हैं। लेकिन इस जीवन के बाद ये सीमाएं हट सकती हैं। जो चेतना कभी एक छोटे से मानव दृष्टिकोण से वास्तविकता का अनुभव करती थी, अब उसके सामने अनुभव का कहीं अधिक बड़ा क्षेत्र खुल सकता है। जन्नत में उस ऊंची अवस्था में जिसका वर्णन परंपराएं करती हैं, चेतना किसी एक पात्र तक सीमित नहीं रह सकती। वह एक शरीर, एक जीवन काल या परिस्थितियों के एक समूह से बांधी नहीं होगी। इसके बजाय वह असीम अवसरों वाली अवस्था में प्रवेश कर सकती है। वह बिना भौतिक अस्तित्व की सीमाओं के खोज सकती है, रच सकती है, अनुभव कर सकती है और सराह सकती है। अनंत संभावनाएं, अनंत समृद्धि, यही जन्नत का अर्थ और गहरा हो जाता है। अगर चेतना की भूख समृद्ध अनुभव है तो सबसे बड़ा पुरस्कार केवल हर इच्छा पूरी होना नहीं है। सबसे बड़ा पुरस्कार है अर्थपूर्ण अनुभवों के लिए अनंत अवसर मिलना। कल्पना कीजिए ऐसी चेतना की जो लगभग कुछ भी अनुभव करने का चुनाव कर सकती है। वह ऐसी दुनियाओं को खोज सकती है जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वह सुंदरता को ऐसे रूपों में बना और अनुभव कर सकती है जिनकी हम आज कल्पना नहीं कर सकते। वह दूसरी चेतनाओं से ऐसे जुड़ सकती है जैसे भौतिक जीवन में संभव नहीं। वह समय, स्थान और शरीर की सीमाओं के बिना सीख सकती है, बढ़ सकती है और गहराई पा सकती है। जन्नत का आनंद इस बात में नहीं है कि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए। अगर सब कुछ तुरंत मिल जाए तो अनुभव की गहराई कम हो सकती है। जन्नत इसलिए मूल्यवान है क्योंकि अर्थपूर्ण अनुभवों की संभावनाएं अनंत हैं। चेतना अपनी यात्रा चुन सकती है, अपना रास्ता तय कर सकती है। वह ऐसे अनुभव खोज सकती है जो उसे और समृद्ध करें, और उसी समृद्धि के माध्यम से वह आगे भी विकसित होती रह सकती है। आत्मा का लगातार विकास। इस मॉडल के अनुसार समृद्धि भौतिक मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती। अगर चेतना मूल रूप से अनुभव करने वाली है तो उसका अनुभव का सफर जारी रहता है। आत्मा चेतना का मूल स्वरूप सिर्फ आराम नहीं करती, वह रुकती नहीं है। वह खोजती, सराहती, रचती और जुड़ती रहती है। इस दृष्टिकोण में जन्नत एक स्थिर पुरस्कार नहीं बल्कि लगातार बदलती हुई अवस्था है। यह लगातार समृद्ध होने की प्रक्रिया है। चेतना क्या महसूस, जान और समझ सकती है, उसका विस्तार। जिस चेतना ने मानव जीवन जिया है वह अपनी गहराई और दृष्टिकोण अपने साथ लेकर जाती है, और उस ऊंची अवस्था में वह उसी आधार पर नए अनुभव खोजती रहती है। जन्नत का गहरा अर्थ। अगर जन्नत असीम संभावनाओं वाली वास्तविकता है तो उसका अर्थ बहुत गहरा है। यह केवल ऐसी जगह नहीं जहां चेतना की हर इच्छा पूरी होती है, बल्कि ऐसी अवस्था है जहां चेतना को समृद्ध होने के अनंत अवसर मिलते हैं। वह खोज सकती है, रच सकती है, अनुभव कर सकती है और सराह सकती है, भौतिक अस्तित्व की सीमाओं के बिना। जन्नत इसलिए मूल्यवान नहीं कि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है, वह इसलिए मूल्यवान है
क्योंकि अर्थपूर्ण अनुभवों की संभावनाएं अंतहीन हैं। और शायद यही उस चेतना का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसने जीवन जिया, प्रेम किया, संघर्ष किया और अर्थ खोजा। अपने सफर को हमेशा आगे बढ़ाते रहने की स्वतंत्रता, हर अनुभव से समृद्ध होकर और स्वयं अनुभव करने की प्रक्रिया से भी समृद्ध होकर। महान चेतना और मानव यात्रा। महान चेतना मनुष्य का अनुभव इसलिए नहीं करती कि वह अधूरी है, बल्कि इसलिए कि हर दृष्टिकोण कुछ अनोखा जोड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति संगीत का एक महान गीत सुनता है, पूरा गीत पहले से मौजूद है, लेकिन उसकी सुंदरता उस धुन को अनुभव करने में है। शायद अस्तित्व भी कुछ ऐसा ही है, विश्वासों के बीच एक संदेश। एक धार्मिक व्यक्ति इसमें अमर आत्मा और ईश्वर के साथ संबंध की झलक देख सकता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति इसे सार्वभौमिक चेतना से संबंध के रूप में देख सकता है। एक वैज्ञानिक इसे भौतिकी और तंत्रिका विज्ञान से प्रेरित दार्शनिक विचार मान सकता है। एक दार्शनिक इसे वास्तविकता और अनुभव के संबंध का एक संभावित उत्तर मान सकता है। इस मॉडल का मूल्य इस बात में नहीं है कि हर व्यक्ति इसे एक ही तरह से समझे, बल्कि यह अलग अलग दृष्टिकोणों के मिलने के लिए एक जगह बनाता है। अंतिम विचार। शायद ब्रह्मांड केवल ऐसी चीज नहीं है जिसके भीतर हम रहते हैं, शायद हम स्वयं उसके अनुभव में भाग लेते हैं। शायद चेतना वास्तविकता में केवल एक यात्री नहीं है, बल्कि वह माध्यम है जिसके द्वारा वास्तविकता अर्थपूर्ण बनती है। शायद हर मानव जीवन पहले से मौजूद एक विशाल संसार के भीतर की अनोखी यात्रा है। हर रिश्ता एक ही गहरी वास्तविकता की अलग अलग अभिव्यक्तियों के बीच मुलाकात है। और प्रेम, दयालुता, जिज्ञासा और आश्चर्य का हर क्षण चेतना के स्वयं को एक नए तरीके से अनुभव करने का क्षण है। लहरें उठती हैं, लहरें आगे बढ़ती हैं, लहरें अनुभव करती हैं, और जब वे समुद्र में लौटती हैं तो गायब नहीं होती। वे अपने साथ वह सब लेकर लौटती हैं जो उन्होंने अनुभव करते हुए पाया, और उसी समुद्र से नई लहरें फिर उठ सकती हैं। वे अपने साथ पहले के सभी अनुभवों की गहराई लेकर आगे बढ़ती हैं। अंतिम सवाल। भौतिकी, चेतना, दर्शन और धर्मशास्त्र को देखने के बाद शायद सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। सवाल केवल यह नहीं है हम यहाँ क्यों हैं, बल्कि यह है हमारा यहाँ होना अपने आप में क्या अर्थ रखता है। हम ऐसे जीव हैं जो ब्रह्मांड से बने हैं और उसी वास्तविकता का हिस्सा हैं जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड ने ऐसी चीज पैदा की है जो पीछे मुड़कर स्वयं को देख सकती है, जो सवाल पूछ सकती है, सुंदरता का अनुभव कर सकती है और प्रेम कर सकती है। शायद यही अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है, और शायद वास्तविकता को समझने की हमारी यात्रा असल में स्वयं को समझने की यात्रा भी है। लहरें उठती हैं, लहरें आगे बढ़ती हैं, लहरें अनुभव करती हैं, और अंततः लहरें समुद्र में लौट जाती हैं, और हम भी।